बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेटरेट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि नेटरेट्स क्या चीज़ है, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज क्या हो सकते हैं, फिर एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स ये सब चीज़ें आज हम नेटरेट्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेटरेट्स डिस्कस करने से पहले हम जो इसके किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, तो वो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स, ठीक है। तो पहले हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस जो नाइट्रेट ड्रग्स है ना उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स? Atherosclerotic disease of the coronary arteries, also known as coronary artery disease or ischemic heart disease। ये वो डिजीज है मेनली जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं ना, और इसमें लिपिड डेवलप हो जाए, ठीक है। जो इंटरनल डायमीटर होती है ना, वहां पर लिपिड की अकमुलेशन होती है, और जो डायमीटर ऑफ द आर्टरी होती है ना वो जो है रिड्यूस हो जाती है। तो इसको फिर हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। तो इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं, वो उस टाइम कहेंगे जब कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाए, और फिर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती हार्ट टिश्यूज को, तो फिर उस टिश्यूज की डैमेज होती है, ठीक है। तो इसको फिर हम इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहेंगे जब वो वर्स हो जाए। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म सच एज एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एरिथमियाज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। फिर जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वो जो है वो डिफरेंट जो है वो कंडीशन डेवलप करती है, ठीक है। बाज़ औक़ात एंजाइना पेक्टोरस होती है, मीन के जो है पेन आता है चेस्ट में, ठीक है। कोरोनरी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। एरिथमियाज, जब हम ईसीजी करते हैं तो इसके जो है पेशेंट के हर जो रिदम्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो डिरेंज होती है, और साथ में अगर जो है वो डिमांड पूरा नहीं होती हार्ट की, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड, एनर्जी डिमांड, तो फिर जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी जो है वो डेवलप हो जाती है। Angina pectoris is a characteristic sudden severe pressing chest pain radiating to the neck, jaw, back and arms। तो इसको हम एंजिना पेक्टोरस कहते हैं, और ये ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेस होते हैं। तो it is caused by coronary blood flow that is insufficient to meet the oxygen demands of the myocardium, leading to ischemia, ठीक है। The imbalance between oxygen delivery and utilization may result during exertion। exertion mean कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम चूंकि ऑक्सीजन डिमांड वगैरह की नीड ज्यादा होती है, और वहां पर जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसका जो है डायमीटर कम हुई होती है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होती, तो इस वजह से क्या होती है कि जो इम्बेलेंस ऑक्सीजन डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन में इम्बेलेंस आता है, ठीक है। तो फ्रॉम स्पाज्म ऑफ द वस्कुलर स्मूथ मसल और फ्रॉम obstruction of blood vessel caused by atherosclerotic lesions। So these transient episodes mean 15 seconds to 15 minutes of myocardial ischemia do not cause cellular death such as occur in myocardial infarction। ऐसी cellular death अकर नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ जो है वो डैमेजेस हो जाती है। Chronic ischemia may lead to worsening of cardiac function, leading in turn to heart failure, arrhythmias and sudden death। So acute coronary syndrome is an emergency which commonly results from rupture of an atherosclerotic plaque and partial or complete thrombosis of a coronary arteries। अब यहाँ पर दो जो है वो सिचुएशंस होती है, सिनारी होती है। एक तो वो जो लिपिड डिपोजिशन होती है, इस वजह से क्या हो जाती है कि डायमीटर ऑफ दी आर्टरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात औकात वो प्लाक जो है वो डिटेच हो जाती है, तो वो जब डिटेच हो जाती है तो वो जगह एक्सपोज होती है, जो एंडोथेलियम होती है ना वो अपने साथ लेके जाती है। तो एक्सपोज जब होती है ना कैपिलरी एंडोथेलियम की जो बीनीथ एरिया होती है, तो वहां पर फिर क्या होता है कि जो है प्लेटलेट एग्रीगेशंस हो जाती है, और फिर रेड ब्लड सेल्स आके वो एक प्लाक बनाती है, तो इस वजह से भी जो है ब्लॉकेज हो जाती है। तो दोनों सिनेरियोस होती है। तो मोस्ट केसेस अकर फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक lesion characterized by a large lipid pool, numerous inflammatory cells and a thin fibrous cap। और ये सब लीड करता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स को। तो दिस इवेंट इज फॉलोड
This event is followed by platelet activation of the coagulation cascade and vasoconstriction. The acute coronary syndrome may present either as ST segment elevation myocardial infarction, non-ST segment elevation myocardial infarction और unstable angina. सारे कंडीशन में क्या होते हैं कि पेशेंट का जो है वो चेस्ट पेन होता है, जा पेन होता है, नेक पेन होता है, आर्म पेन होता है। लेकिन जब जो है ईसीजी होती है तो बाज़ औक़ात जो है जो एस टी सेगमेंट होते हैं ना, पी क्यू और एस टी जो वेव्स होते हैं इनकी, तो जो एस टी सेगमेंट है पास कंडीशन में वो एलिवेट होती है, बाद में एलिवेट नहीं होती। ठीक है, तो ये सब जो है सिनारी उस पर आते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज करेक्टराइज बाय इंक्रीज इन द सीरम लेवल ऑफ बायोमार्कर्स ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस। तो सीरम बायोमार्कर जो है वो जो ट्रोपोनिन आई है, ट्रोपोनिन टी है ना, तो वो बायोमार्कर्स भी इंक्रीज होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 30% ऑब्स्ट्रक्शन है तो नो एंजाइना, नो एंजाइना मीन कि कोई पेन वगैरह नहीं होगी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि सराउंडिंग में ये लिपिड डिपोजिशन होती है, लेकिन ब्लड फ्लो क्या होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, इसी तरह जो है डिक्रीज मस्कुलर टोन फॉर एग्जांपल विद यूज ऑफ वेजोडाइलेटर्स। यहाँ पर आप लोग अगर देख सकते हैं तो ये 50% ऑब्स्ट्रक्शन है और ये पोटेंशियल फॉर एंजाइना। लेकिन उस टाइम जब हम हेवी एक्सरसाइज करें या हेवी फिजिकल एक्टिविटी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कमुलेशन ऑफ दी लिपिड जो है वो ज्यादा है। अगर 70% ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना डेवलप होती है। अगर जो है वो लिमिटेड एक्सरसाइज भी हो जाए ना, तो तब भी जो है एंजाइना की वो साइन एंड सिम्टम्स होती है। और अगर 99% ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आप लोग देख ले, इस एरोस को देख ले, ये एरोस बड़ा है तो मीन की ज्यादा ब्लड फ्लो यहाँ पास आउट होती है। यहाँ पर जो है कम हो चुका होता है, यहाँ फर्दर कम होती है। और ये जो है एक्सेसिव जो है वो लो ब्लड फ्लो है। और 99% ऑब्स्ट्रक्शन है और इसको हम रेस्टिंग एंजाइना भी कहते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में भी इसको पेन होगा, चेस्ट पेन, आर्म पेन, नेक पेन। ठीक है, अब इस कंडीशन में कुछ ड्रग्स यूज होते हैं। ठीक है, तो वो ड्रग्स हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ड्रग्स यूज फॉर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है वो कौन कौन से हैं, वो है थ्री। तो वो ड्रग्स मेनली थ्री क्लासेस में आते हैं। ठीक है, तो थ्री क्लासेस ऑफ ड्रग्स यूज्ड आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन और कॉमनली यूज इन ट्रीटिंग पेशेंट विद स्टेबल एंजाइना। तो इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है एंड सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर्स एंड सोडियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, और ये हम इसलिए यूज करेंगे ना कि चूंकि इम्बेलेंस होती है ना ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन में और सप्लाई में। तो जब हम बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं तो क्या होता है कि एट द एंड वो जो है हार्ट रेट डिक्रीज होती है, मायोकार्डियल कंट्रक्टिलिटी डिक्रीज होती है, तो ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, तो वो इम्बेलेंस जो है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हम यूज करते हैं। तो दीज एजेंट लोअर द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट बाय अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, वेनस रिटर्न, हार्ट रेट एंड कंट्रक्टिलिटी। तो जो नाइट्रेट्स है तो इसमें एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स भी आते हैं, तो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। बीटा ब्लॉकर्स में एसीब्यूटालॉल, एटिनिलाल, मेटोप्रोलाल एंड प्रोप्रानोलाल आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्लोडोपिन, डेल्टाजिम, फेलोडोपिन, निकार्डिपिन, निफेडेपिन एंड वेरापामिल। और सोडियम चैनल ब्लॉकर जो है रेनोलाजीन। तो ये कुछ ड्रग जो हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रेट्स डिस्कस करेंगे कि नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कि नाइट्रेट्स इनहिबिट कोरोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन और स्पाज्म, इंक्रीजिंग परफ्यूजन ऑफ द मायोकार्डियम इन रिलीविंग वेजोस्पास्टिक एंजाइना। अब एक बात आप लोग जहन में रखिए कि जब डायमीटर ऑफ द कोरोनरी आर्टरी थिक जो है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, तो अब इस रिडक्शन को हम टू जो है और फिर इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं लाइक चेस्ट पेन होते हैं, नेक पेन होते हैं या एंजाइना के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो इनको हम टू जो है फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स के थ्रू रिड्यूस करेंगे।
एक तो हम इस तरह करेंगे कि जो डिमांड होती है ना हार्ट का, वो रिड्यूस करें। तो वो हार्ट की डिमांड किस बेस पर रिड्यूस होंगी कि हम हार्ट रेट को डिक्रीज करें, कंट्रैक्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो वीक हो जाए। तो डिमांड कम होगी तो वो साइन एंड सिम्टम रिलीव ही होगी, और वो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होती है कि जो आर्टरी होती है ना वो डायलेट करें। तो जब डायलेट करेंगे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के थ्रू, तो फिर वो क्या होंगे कि ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा। तो दोनों जो है कंडीशन में क्या होते हैं कि जो इम्बेलेंस ऑफ ऑक्सीजन की डिमांड और यूटिलाइजेशन है वो खत्म होती है। तो यहाँ पर जब हम नाइट्रेट्स यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस इन ड्रग्स के थ्रू हम डायलेशन ऑफ दी कोरोनरी आर्टरी करेंगे। ठीक है। तो नाइट्रेट्स इनहिबिट कोरोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन और स्पाज्म, increasing perfusion of the myocardium and relieving vasospastic angina. In addition, nitrate relax the veins, venodilation, decreasing preload and myocardial oxygen consumption. Because of this action, nitrates are effective in treating effort-induced angina. ठीक है। तो जब हम नाइट्रेट एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे जो ब्लड है इसमें नाइट्रेट्स इंक्रीज होती है। जब नाइट्रेट इंक्रीज होती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होगी तो इस कंडीशन में साइक्लिक जेएमपी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और साइक्लिक जेएमपी क्या करते हैं कि वो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन करते हैं। आप लोगों ने तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल में ये पढ़ा होगा ना कि जब कंट्रैक्शन होती है तो मायोसिन एंड टायरोसिन चेन ओवरलैप हो जाते हैं, तो कंट्रैक्शन डेवलप होती है। और जब रिलैक्सेशन होती है तो वो जब मायोसिन एंड एक्टिन चेन की ओवरलैपिंग खत्म होती है ना, तो मसल्स हमारे पास क्या होती है, रिलैक्स होती है। तो यहाँ पर भी जब साइक्लिक जेएमपी की प्रेजेंस में डीपस्पोलाइजेशन ऑफ दी मायोसिन होती है तो मीन की जो बॉन्ड होती है एक्टिन एंड मायोसिन का, तो एक्टिन एंड मायोसिन का वो बॉन्ड खत्म हो जाती है। तो स्मूथ मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स, एंड एज ए रिजल्ट वस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन या वस्कुलर स्मूथ मसल की जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स है। तो इफेक्ट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ नाइट्रेट्स। तो फर्स्ट इट causes dilation of the large veins resulting in pooling of blood in the veins. दिस डिमिनिशेस प्रीलोड। जब प्रीलोड कम होगा तो डेफिनेटली कार्डियक एक्टिविटी कम होगी, ज्यादा जो है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की नीड नहीं होगी। तो वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज करते हैं एंड रिड्यूस द वर्क ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो जब रिड्यूस वर्क ऑफ द हार्ट होती है तो मीन की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगी। तो second, nitroglycerin dilate the coronary vasculature, providing an increased blood supply to the heart. Nitroglycerin decrease myocardial oxygen consumption because of decreased cardiac work. Pharmacokinetics of the nitrates में क्या है कि the time to onset of action varies from 1 minute per nitroglycerin to more than 1 hour per isosorbide mononitrate. ठीक है। Significant first pass metabolism of nitroglycerin occur in the liver. ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो वैसे भी लीवर में होता है, लेकिन मीन के होता है सिग्निफिकेंट, मीन की मेजर जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है। Therefore, it is common to take the drug either sublingually or via transdermal patch, thereby avoiding this route of elimination. ठीक है। अब हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करने के लिए या तो हम पेशेंट को सबलिंगुअल देते हैं या कुछ ट्रांसडर्मल पैच बीनीथ द स्किन हम कुछ पेचेस लगाते हैं, जिस तरह हम पेसमेकर लगाते हैं, और वहां से फिर जो है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है। Isosorbide mononitrate owes its improved bioavailability and long duration of action to its stability against hepatic breakdown. Oral isosorbide dinitrate undergoes dinitration to two mononitrates, both of which possess antianginal activity. अब आप लोग ये रेड जो है ये ऑनसेट ऑफ एक्शन है, और ये ब्लू जो है ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। जब हम सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं ना पेशेंट को या स्प्रे करते हैं ना ओरल फॉर्म में, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन कि इसका वर्क जो है विद इन 2 मिनट स्टार्ट करता है और 25 मिनट तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन हम ओरल देंगे या सस्टेन रिलीज के फॉर्म में देंगे तो ये 35 मिनट का इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 8 आवर्स है।
और इसी तरह अगर हम ट्रांसडर्मल पेच लगाते हैं ना बीनीथ द स्किन, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट है, और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो 8 to 14 आवर्स। इसी तरह अगर हम पेशेंट को आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट सबलिंगुअल दे दे तो ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 आवर तक। अगर ओरल दे दे या स्लो रिलीज तो ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 आवर्स तक। इसी तरह आइसोसर्बाइड मायोनाइट्रेट अगर हम दे दे पेशेंट को तो ये ओरल फॉर्म में आते हैं। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट तक है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 12 आवर तक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ जो नाइट्रेट्स है, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एज वेल एज ऑफ द अदर नाइट्रेट्स इज हेडेक। ठीक है, मेनली इसका जो है एडवर्स इफेक्ट हेडेक है। From 30 to 60% of patients receiving intermittent nitrate therapy with long-acting agent develop headaches. High doses of organic nitrates can also cause postural hypotension, facial flushing, and tachycardia. इसके अलावा जो एडवर्स इफेक्ट फर्दर है तो फास्फोडाइस्टरेज पाइप इनहिबिटर सच एज सिल्डेनाफिल, टार्डिनाफिल एंड वार्डिनाफिल पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ द नाइट्रेट्स। अगर इन ड्रग्स के साथ हम दे दें तो इसके जो है ये एडवर्स इफेक्ट भी बढ़ जाती है और इसका एक्शन पोटेंशियल भी बढ़ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सॉरी। टू प्रिवेंट द डेंजरस हाइपोटेंशन डेट में अगर दिस कॉम्बिनेशन इज कंटेंट। ठीक है, तो क्योंकि हम इसका मतलब यही है कि अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ हम दे दें तो ये हाइपोटेंशन डेवलप करेगा। अब टॉलरेंस क्या है, ये टॉलरेंस डेवलप करता है अगर हम कंटिन्यूअस दे दें। तो इस तरह हम करते हैं कि ये ड्रग हम ड्यूरिंग दे देते हैं लेकिन नाइट टाइम नहीं देते, मीन के बीडी के फॉर्म में नहीं देते, जिसका जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 आवर से ज्यादा है। सिर्फ मॉर्निंग में देते हैं और नाइट टाइम को जब है आफ्टर 8 to 12 आवर ये खत्म हो जाती है बॉडी से। ठीक है, तो फिर नाइट टाइम ट्रेल हम इसको देते हैं, तो मीन कि ये फिर टॉलरेट कर जाते हैं। अब कुछ ड्रग्स है कि हम जो है कौन सी डिजीज और जो है कंकमिटेंट डिजीज। ठीक है, और ड्रग कॉमनली यूज इन ट्रीटिंग एंजाइना। अगर एंजाइना के साथ फर्दर और डिजीज है तो हम कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं, अगर और डिजीज नहीं है तो कौन से ड्रग्स दे सकते हैं। तो अगर सिर्फ एंजाइना है तो एंजाइना में हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर्स इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। अगर रीसेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन डेवलप हो चुका हो तो फिर हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट देते हैं एंड बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, अगर अस्थमा के पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट है, सिर्फ हम नाइट्रेट्स देते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स ब्रोंकोस्पाज्म डेवलप करते हैं तो फिर वो नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन में हम फिर लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम दे सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट को हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट दे सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप करते हैं, सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप करते हैं। क्रोनिक रिनल डिजीज कंडीशन में फिर हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स होते हैं ना, तो इसमें हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि रेनुलाजीन जो ड्रग आता है ना, तो रेनुलाजीन इनहिबिट द लेट फेज ऑफ द सोडियम करंट इंप्रूविंग द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशन। आप लोगों ने करंट डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल पढ़े होंगे ना, इसमें यही होता है कि सोडियम की इनफ्लक्स एंड पोटेशियम की आउटफ्लक्स होती है। तो वही करंट जो लेड पेज वाली करंट सोडियम की होती है ना, इसको इनहिबिट करती है। और जब सोडियम की इनफ्लक्स नहीं होंगी तो मीन की एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो इनहिबिशन ऑफ लेड सोडियम करंट रिड्यूस इंट्रासेल्युलर सोडियम एंड कैल्शियम ओवरलोड, thereby improving diastolic function. Ranolazine is indicated for the treatment of chronic angina. इट इज नॉट टू बी यूज टू ट्रीट एन एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना। अब ये हम जो है एक्यूट अटैक में नहीं दे सकते कि पेशेंट को पेन डेवलप होगी और हम इसको सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दे, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत स्लो होता है। लेकिन उस कंडीशन में देते हैं कि जब पेशेंट की एक्यूट अटैक जब एंजाइना होती है, फर्दर मेडिकेशन हम पेशेंट को देंगे, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल होती है तो ये ड्रग्स हम साथ में वो जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।